हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे होल्ड ऑन, हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान है और मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर शुरुआत से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर शायद पहचान की जरूरत नहीं है उनको इंट्रोडक्शन की, लेकिन बताना जरूरी है। एडी भाई क्रिप्टो इंडिया से। और आप सब लाइक के माध्यम से जरूर उनको बताइएगा कि हाउ मच यू लव, जैसे हम उनको बहुत प्यार करते हैं। स्वागत है एडी भाई, कैसे हो। थैंक यू सो मच पंकज भाई, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं तो ये देख रहा था आप कब इनवाइट करोगे चैनल के ऊपर। सो सो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। हाउ यू बिन? मैं तो बढ़िया एकदम। सब बढ़िया। और हम सब तो बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही है। तो 2022 काफी चैलेंजिंग रहा। जितना एक्साइटेड 2021 था, दो बार हम्म। अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने 2022 के अंदर, कब वापस आएगा कब वापस आएगा, ये बस रियलाइज करते करते ही पूरा साल बीत बीत गया। तो यहाँ पर दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि 2023 के अंदर हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए और 2023 के अंदर क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके। और कौन कौन से जो ऑल्ट कॉइन्स हैं हम उन पे फोकस कर सकते हैं। एक सीरीज बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि शुरुआत एडी भाई से बढ़िया नहीं हो सकती है करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एडी भाई, 2022 का एक्सपीरियंस अगर ट्रेडर्स के हिसाब से देखें तो हो सकता है एक ट्रेड की तरह रहा हो जिसको समझ है, लेकिन अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखते हैं तो कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, 2023 में ये कंटिन्यू रहेगा और क्या करना चाहिए। और 2022 का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पर्सनली। आई थिंक पंकज भाई, मतलब क्रिप्टो का स्पेस ऐसा है कि जब आप फर्स्ट टाइम आते हो ना, तो एक ऐसी राइड है जो आपने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस करी नहीं होती है। आप एक्सपेक्ट कर मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि कैसा वो एक्सपीरियंस होगा। वो आपको तभी समझ में आता है जब आप एक पूरे साइकिल को सर्वाइव कर लेते हो। एंड थैंकफुली थोड़ा क्योंकि स्पेस में अर्ली आ गए थे, तो कुछ साइकिल्स देखे हुए हैं जहां पर इतने धक्के पहले ही खा रखे हैं कि अब तो आदत सी हो गई है। तो ये जो चीज थी ये हमको पता था। देखो, कोई भी आप मार्केट देख लो, आप स्टॉक मार्केट देख लो, आप कमोडिटी मार्केट देख लो, फिर आप क्रिप्टो मार्केट देख लो, तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं करेक्शन भी होगा। तो और वो साइकिल में हमेशा हुई है कि अगर हमको हार्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर प्राइस में राइज देखने को मिलता है, तो ऑल्ट्स में भी राइज देखने को मिलता है। लेकिन उसका टाइम ऐसा भी आता है 2-3 साल जहां पर हमको बेयर मार्केट देखने को मिलता है। एंड हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जितना पावरफुल बुल मार्केट आएगा उतना ही पावरफुल बेयर मार्केट भी आता है, और वहां पर और बड़ी चीजें जो है हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन आई थिंक बेयर मार्केट एक ऐसा टाइम होता है जहां पर एक्चुअली में लोग गलती ये करते हैं कि बुल मार्केट में तो सब, क्योंकि एक एसेट के बारे में बात करते हैं, तो एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। जैसा भी हमने देखा कि इस बार तो 2017 के टाइम पे भी बहुत हुआ था, लेकिन इस बार तो उससे 100x ज्यादा हमको एक्सपोजर जो है पूरे मार्केट में देखने को मिला। सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। अब वैसे इंटरेस्ट के अंदर मेजरली गलती ये होती है कि ज्यादातर लोग हाइप के अंदर बाय करने की कोशिश करते हैं, और जब वो हाइप में बाय करने की कोशिश करते हैं तो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेट करते हैं ऐसे टाइम का कि अगर उनको एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा टाइम जहां पर मार्केट एकदम डाउन के अंदर है, लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, इनफैक्ट डर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी को बोलोगे कि बिटकॉइन में जाके इन्वेस्ट करो, तो बोले भाई तेरा दिमाग खराब है। तो आई थिंक वो बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे स्मार्ट मनी मूव्स इन। एंड जब एकदम बुल मार्केट पे होता है, एवरीबडी इज गेटिंग इनटू इट, तब जो लोग होते हैं अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो आई थिंक ये एक लेसन है जो आपको पहले से कभी नहीं आएगा, स्पेशली अगर आपने फाइनेंस के अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है। लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, देन यू रियलाइज हाउ दिस गेम वर्क्स। तो आई थिंक पंकज भाई, इस बार का जो 2022 का जो पूरा टाइम पीरियड है, आई थिंक इट्स, मेरे को तो काफी ज्यादा रिमाइंड करवाता है 2018 का, 19 का। वहां पर भी इवेंट हुए थे बहुत सारे, जैसे हमने देखा था माउंट गॉक्स की सेलिंग हो गई थी, फिर एक्सचेंजेस हैक हो रहे थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी वहां पर। लेकिन इस बार 2022 में भी वैसी चीज हुई, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा थी। 100x के लेवल की चीजें जो है यहाँ पर हुई हैं। लेकिन आई थिंक ये प्रोसेस है हर मार्केट का, एंड जब एक रेगुलेटेड मार्केट, उस पर रेगुलेशन नहीं होती है, तो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन विद टाइम वो धीरे धीरे फिक्स होती हैं। बट आई फील आने वाला जो 2023 है, मेरे को लगता है सबसे जो बैड फेज था ना अभी इस साइकिल का, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि 2022 था वो, पंकज भाई। जितना पेन हमारे लिए मैक्सिमम आना था, वो आई थिंक ये 2022 के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आई फील थोड़ा सा हमको बेटर मार्केट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मतलब तैयार रखना कि थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज भी यहां पर आएगी, क्योंकि अभी जो एफटीएक्स का केस हुआ है ना, इसने बहुत सारी चीजें जो है वो इन लाइन लगा दी हैं, जो हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। एक तो एसईसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने का, जो पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई है। एंड साथ में यहाँ पर जो
बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, उसको लेके भी बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर हो गया है। अब उसको वो हैंडल कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई थिंक 2023 विल बी द ईयर ऑफ रेगुलेशन, जहां पर सारी कंट्रीज जो है अपनी तरफ से रेगुलेशन पुश करने की कोशिश करेंगी, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स को लेके हो, चाहे वो एक्सचेंजेस को लेके हो, या फिर यहाँ पर क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स जो हो गए उनको लेके। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ठीक ठाक 2023 का टाइम होना चाहिए। प्रॉब्ली हो सकता है अगर थोड़ी सी और फर्ड या नेगेटिव न्यूज आए तो हम 10-13 का जो एरिया है, इन वर्स के सिनेरियो आई थिंक उस लेवल तक भी प्राइस चले जाए। लेकिन फिर 2024 का एक टाइम है जहां पर आई एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन की जो हाविंग आने वाली है, जैसे भी नया साल चालू होने वाला है तो ऐसे बिटकॉइन का भी साल आता है, लेकिन वो चार चार साल में एक बार आता है, जो वो बिटकॉइन का हैप्पी न्यू ईयर होता है बिटकॉइन हाविंग का। तो वो अगस्त 2024 के थोड़ा आगे पीछे होगा, उस टाइम के अराउंड आएगा। एंड तब उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट साइकिल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले होपफुली जितनी फंड आनी है, रेगुलेशन आ रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पर हो जाए। तो ये मेरा तो अभी करंटली ये माइंडसेट है करंट मार्केट को लेके, पंकज भाई। यू आर राइट कि रेगुलेशंस की बात करें या जो एफटीएक्स का कांड निकल के आया, लूना का कांड निकल के आया, उसके बाद बहुत सारी जो चीजें जो छुपी हुई थी ना, वो ऑन द लेयर आ गई हैं चीजों को लेके, और स्क्रूटनी में आ गई हैं। और आप देख रहे हो कि फ्यूचर के अंदर और इस चीज के अंदर देखने को मिल सकता है कि कुछ इश्यूज निकल के आए। लेकिन यू आर राइट, मुझे भी लगता है 2022 जो फेज था क्रिप्टो करेंसी का, सबसे जो डाउनफॉल का, या यहाँ पे कह लीजिए बुरी हालत जो देखने को मिलने वाली थी, वो मिल चुकी है। इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट 10-20%, जैसा कि हम भी वीडियो के अंदर बोलते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा क्या करेगा, 13,000-12,000 डॉलर के लेवल से नीचे क्या आ जाएगा, और वो भी ज्यादा टाइम शायद नहीं रहेगा। मंथली कैंडल को देखने को मिलेगा और वहां से रिकवरी होती दिख सकती है। लेकिन यहाँ पर 2023 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2017 से? हम जो यू आर सेइंग कि 2017 हमने एक फेज देखा है, और मैं ये बात बताता हूँ अपने यूजर्स को, हमारे साथ में जो ज्यादातर लोग यूजर जुड़े हैं ना, वो 21-22 वाले हैं। जब जब चकाचौंध आ गई थी, सेलिब्रिटी हर कोई जो है इन्वॉल्व था, बोल रहा था कि 100 रुपए लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, आके एक्सचेंज प्रमोशन हो रहे थे, धुआंधार, अखबार में पता नहीं क्या क्या आ रहा था। हालांकि वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो चीज समझ सकते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर क्या, हम देखो दो चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पर। पहली चीज, क्या हमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, क्यों, या क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए ऑल्ट कॉइन्स के साथ में बिटकॉइन? क्योंकि जो डाटा है, पीछे का जो डाटा निकाल के आता है, आपने भी एक साइकिल की बात करी, एक साइकिल का एक बॉटम तो बनता है ना, वो हाल्विंग से 1-1.25 साल पहले आप कह लीजिए, जो पिछली हाल्विंग थी उसके 1-1.5 साल में एक बॉटम बन जाता है, 27 से 30 महीने, 33 महीने के बीच में। और वो फेज के अंदर हम जो पीछे का डाटा कहता है, 2015 की साइकिल की बात करें, 2018-19 में जब हमने बॉटम देखा उसकी बात करें, तो क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए? और अगर एंट्री लेनी चाहिए तो कौन से कॉइन्स में हमें फोकस करना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए एज अ यूजर? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक, एंड काफी इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के लिए भी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना पंकज भाई, जो मतलब आपने भी पूरा डेफिनेटली फील किया होगा, देखो ऑल्ट काइंस में ना हमेशा एक टाइम आता है कि हमको राइज देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमको मार्केट के अंदर जो वीक हैंड्स है और जो सेलर्स हैं वो निकल जाने चाहिए। लेकिन इस बार का जो साइकिल है ना, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, एंड उस अकॉर्डिंग इस मार्केट को भी थोड़ा सा मैं केयरफुली और सोच समझ के देख रहा हूँ। क्योंकि अभी हुआ क्या है, पहले तो क्या ऑल्ट सब आ रहे हैं, सब ऑल्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पीपल आर रेजिंग मनी। कुछ सिर्फ मनी रेज करने के लिए अपने ऑल्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, कुछ एक्चुअली में टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यहाँ पर अपने ऑल्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अब जो पूरा ये हमको इस बार का बुल मार्केट देखने को मिला है, अब यहाँ पर इन ऑल्ट कॉइन्स को लेकर रेगुलेशन हमको देखने को मिल सकते हैं। अब वो रेगुलेशन की जो तलवार है वो कौन से कॉइन के ऊपर आती है ये बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर आप देखोगे एक तलवार जो लटक रही थी जो एक्सआरपी के ऊपर गिर गई, आप खुद देख सकते हो, अगर एक्सआरपी के ऊपर एसईसी का सिक्योरिटीज वाला इशू नहीं आता तो वो अच्छा खासा बुल रन जो है, बुल रन के अंदर उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि अच्छी खासी रैली देता वो। लेकिन वो रैली इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आप एसईसी की जो तलवार थी वो उसके ऊपर पहले गिर गई, वो उड़ता उससे पहले गिर गई। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है कि अगर ये एसईसी किसी भी ऑल्ट के साथ करता है तो उसका आउटकम क्या होगा। आप रिपल का एग्जांपल देख सकते हो। तो मेन जो मेरा कंसर्न बन रहा है वो यही है कि अभी जैसे 2023 का ईयर ऑफ रेगुलेशन होगा, तो वहां पर थोड़ा सा ये केयरफुल रहने की जरूरत है कि ऐसे टोकन्स जो लॉन्च हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, चलो फिर भी ठीक है,
लेकिन उनका ज्यादा एक्सपोजर यूएस के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी टोकन ने आईसीओ किया है और काफी बड़ा मार्केट कैप होल्ड करते हैं, उनको लेके प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एसईसी कुछ ना कुछ एक्शन ले। अब इसका काउंटर जो चीज मैं ये सोच सकता हूँ पंकज भाई, जो थोड़ा सा जिसको लेके हो सकता है एसईसी कोई ड्रास्टिक एक्शन लेने से पहले सोचे, वो ये है कि अभी बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, उनके ऑलरेडी पैसे लगे हुए हैं, और अगर एसईसी एक एक करके सारे टोकन को सिक्योरिटी बोलना चालू करती है तो सबकी प्राइस नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे लूज करेंगे, और जब वो लूज करेंगे दे बी मैड, एंड दे बी मैड एट एसईसी की तुम्हारे कारण ये चीज हुई, अगर इतना ही था पहले क्यों नहीं रोका, अब जाके क्यों कर रहे हो, तो लॉ सूट उनके अगेंस्ट पे भी हो सकते हैं। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट करके वो सोच समझ के करें। जैसे अभी भी जब वो केसेस फाइल करते हैं, एक्सआरपी का ही उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। बाकी अगर आप देखोगे हमेशा छोटे प्रोजेक्ट्स को टारगेट करते हैं, जिनकी रीच इतनी बड़ी नहीं, कभी बड़े प्रोजेक्ट्स को टच नहीं करते हैं। तो इस कारण से थोड़ा मैं केयरफुल हूं टू सी कि हाउ दिस प्लेज आउट। लेकिन आई थिंक एक जो मैं चार्ट के परस्पेक्टिव से जो मैं चीज देख रहा हूं, हमेशा जब भी हमको बुल मार्केट देखने को मिला, उसके बाद बेयर मार्केट आया, तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक बहुत अच्छा चार्ट है जो एक इंडिकेशन देता है बिटकॉइन के अंदर कितना अमाउंट है और ऑल्ट्स के अंदर कितना अमाउंट है। बुल मार्केट में होता है लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब उनको ऑल्ट्स दिखते हैं उसके अंदर मूव इन कर जाते हैं। बेयर मार्केट में प्रोसेस सिमिलर होता है, लोगों को दिखता है ऑल्ट्स गिर रहे हैं तो ऑल्ट से मूव करके बिटकॉइन के अंदर आ जाते हैं। तो वहां पर यूजुअली बेयर मार्केट के अंदर हमको जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, अगर वो ऊपर जाती है मतलब लोग बिटकॉइन के अंदर ज्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं। वो यूजुअली हमको 70% के अराउंड, जैसे लास्ट साइकिल में 70% के अराउंड देखने को मिली थी। अभी करंटली अगर आप देखोगे मार्केट काफी बड़ा हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो अभी हमारा जो डोमिनेंस है वो है 42% पे, जिसमें ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 30% का डिफरेंस। हम ये भी मान लेते हैं चलो 55 या 60 तक जा सकता है। तो आप ये मान लो करंटली जो ऑल्ट्स हैं उसके अंदर इन वर्स के सिनारियो आप ये मान के चलो कि 15 से 20% का जो है, और आप थोड़ा सा डाउनफॉल लेके चलना इस 2023 के अंदर। एंड उस अकॉर्डिंग ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा हमेशा ये फील है कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करो क्रिप्टो मार्केट में नए आए हो, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको होपियम लेके बाय नहीं करना है, हमको सबसे बुरे सा बुरा सोच के बाय करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिस ही हो जाएगा ना, लेकिन कम से कम कोई गलत मिस्टेक तो नहीं करोगे। तो हमेशा अच्छा ये रहता है कि देख लो लेवल, वर्स्ट सोच लो और उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट सेट कर लो और डीसीए आप लगा सकते हो। जब कॉइन्स की बात आती है तो मैं मेजरली बिटकॉइन के अंदर ज्यादा स्टैक करना पसंद करता हूं। आप सतोशी बाय कर सकते हो आराम से। तो अगर आपको, जैसे मैं तो यूजुअली ये रेकमेंड करता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट करो, इट इज बेटर कि आप 70 to 80% जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। एंड फिर उसके बाद अगर आपको दूसरे कॉइन देख रहे हैं तो आप इथीरियम को यहां पर देख सकते हो। अगर आपको एक्सचेंज टोकन के अंदर देखने हैं तो थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहना, क्योंकि अभी पता नहीं है एक्सचेंज टोकन को लेके एसईसी और यूएस की तरफ से क्या आता है। बट अभी जो लीड कर रहा है दैट्स इन अ वे बीएनबी, तो उसको भी प्रॉब्ली यू कैन लुक एट इट, बट बी केयरफुल, कल को कुछ रेगुलेशन वाइज बस ऐसा नहीं हो। तो दैट्स ऑल्सो देयर। प्लस अगर आप चाहो तो लेयर वन सोल्यूशंस के अंदर आप पॉलीगॉन को देख सकते हो, बट और साथ में मैं आपको बोलूंगा कि पोल्का डॉट और कॉस्मोस को थोड़ा सा देखना। आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज वर्थ लुकिंग एट। कॉस्मोस में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हो सकता है स्कोप की आने वाले साइकिल के अंदर कॉस्मोस और उसके ऊपर जो हमको प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो अच्छा करे। सो दीज आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आई एम लुकिंग एट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप ऑल्ट के अंदर इन्वेस्ट करो तो एक साइकिल हमेशा ही होता है। इसका सबसे अच्छा इंडिकेशन क्या है, सबसे पहला पैसा क्रिप्टो मार्केट में कहा था, क्रिप्टो मार्केट को ऊपर जाना है तो नया पैसा आना जरूरी है। और वो नया पैसा सबसे पहले कौन से कॉइन में आता है, वो आता है बिटकॉइन के अंदर। तो जिस दिन बिटकॉइन के अंदर दिखने लग गया कि पैसा आ रहा है और बिटकॉइन एकदम से ऊपर मूव कर रहा है, उसकी डोमिनेंस बढ़ रही है, लेकिन ऑल्ट इतना मूव नहीं कर रहे हैं, वो कोलैप्स करके बैठे हुए एकदम ऐसे लिख रहा है उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तब वो एक अच्छा टाइम हो जाता है। जब आपको दिख रहा है कि पैसा आ गया बिटकॉइन में, अब नेक्स्ट मूव करके कहां जाएगा वो, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो तब वहां पर आप उसका थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करके ना थोड़ा रख सकते हो और वेट करो साइकिल का कि लोग जो बिटकॉइन से हैं यहाँ पर मूव करें ऑल्ट्स के अंदर। तो आई थिंक उस तरह से स्ट्रैटेजी जो है आप प्लान कर सकते हो, और ये लेके चलना 2023 से लेके 2024 तक का। वेल सेड, वेरी वेल सेड। और देखो, एडी भाई ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है, और कहीं ना कहीं ये लोग कई बोलेंगे कि ये सारे कॉइन्स तो हमें पता ही थे, ज्यादातर लोग इसमें ऑलरेडी होल्ड में हैं या लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कॉइन ऑलरेडी उनके पास में होंगे, क्योंकि ये सारे बेस्ट माने जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और टॉप कॉइन्स के अंदर से हैं, टॉप 10-12। आई थिंक पोल्का डॉट की बात करें शायद वो 12 होगा, और एटम की बात करें कॉस्मोस की वो थोड़ा सा उससे लेकिन सारे अच्छे कॉइन्स हैं और एक अच्छे यूज केस लगते हैं यहाँ पर। उन्हीं कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आपने 5 कॉइन शेयर करे हैं, ठीक है, अब प्राइस की बात नहीं करी, तो मैं आपसे, जहां इतनी बात हो गई है कि आप ये कह रहे हो कि
थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। यहाँ पे एक चार्ट बड़ा फेमस होता है और आप सबको पता होगा कि जब जो नई मनी आती है, इनफ्लो करती है, हमने भी बहुत बार शेयर किया है, एडी भाई ने भी बहुत बार किया होगा, कि नया पैसा पहले बिटकॉइन में आता है, फिर इथीरियम में आता है, फिर जो हाई कैप के जो कॉइन्स होते हैं उनमें आता है, फिर फाइनली जो भी कॉइन्स होते हैं उनमें आता है और फट पड़ते हैं, और अल्टीमेटली वही हम एक यूफोरिया या बुल रन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एडी भाई जो उस डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमने 5 कॉइन शेयर करे हैं, व्हाट डू यू थिंक उनका सबसे लोएस्ट लेवल क्या हो सकता है जहां पे हमें परचेस करना चाहिए? थोड़ा सा मैं, आपने बोला ना कि मिस हो सकते हैं, बहुत सारे होल्ड हम्म करके बैठे हुए हैं, तो वो भी सोचना चाहेंगे कि अगर हमें माइंड प्रिपेयर हम्म करना है या नीचे आ जाए तो किस लेवल पे हम्म हम दोबारा इसके अंदर एंट्री लें या एवरेज आउट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ये समझाएं, और किस प्राइस पे होना चाहिए। चार्ट्स में बात हम्म दिखाई दूंगा आपको साथ के साथ उनके, लेकिन हम्म आपको इस ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शायद ये सारी चीजें समझ के हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो राइट। बात तो बिटकॉइन, 5 कॉइन बताए। हम्म शुरुआत बिटकॉइन, इथीरियम, हम्म पोल्का डॉट, हम्म बीएनबी हम्म और एटम, कॉस्मो। कॉस्मो और पॉलीगॉन भी, एंड मेजरली मैं ये भी, हाँ, और मैं ये भी बोलूंगा कि पोल्का डॉट और कॉस्मोस पे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, उन पे भी थोड़ा सा कीप एन आई। आई थिंक उसके अंदर पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि कोई भी जब नई चेन आती है और जिसकी कम्युनिटी वगैरह डेवलपर्स वगैरह स्ट्रांग होते हैं, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छा स्कोप होता है अच्छा परफॉर्म करने का, लेकिन उसमें टोकन मैट्रिक्स देखना भी इंपॉर्टेंट है, टीए करना भी इंपॉर्टेंट है, टीम को देखना और डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेवल वाइज पंकज भाई, बीएनबी और बाकी सबका तो लेवल अभी देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी वो वाला थोड़ा सा एनालिसिस करा नहीं है कि बॉटम में कितना एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे लेकिन मैं एक रफ आइडिया ये देता हूँ कि आप अभी जो जो भी प्राइस चल रही है ना टोकन की, उससे आप ये मान लो नीचे 20% का डाउनफॉल मान लो, 20-25% का, उस लेवल के अकॉर्डिंग। तो अंदाजन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, हम्म शायद अली भाई क्या कहना चाह रहे हैं। अगर बिटकॉइन की बात करें ओवरऑल, देखो कोई पत्थर की, देखो बॉटम किसी ने नहीं देखा और किसी को हम्म हाई भी नहीं। तो अगर आप ऊंचाई पे जाके बेचने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी मौका मिले, अच्छा एक रिटर्न मिले, तो आपको लेना चाहिए, और ऐसे ही कभी भी बॉटम की तलाश नहीं करनी चाहिए। जब भी मार्केट गिरे, आपको अगर लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी समझते हो, तो आप एंट्री ले सकते हो, एवरेज आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, जहां मुझे समझ में आ रहा है एडी भाई कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से अगर 10-20% की करेक्शन, 10-20% करेक्शन यानी कि 12,000 के आसपास अगर आता है, तो हमें एक एंट्री बनानी चाहिए बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का मैं ये बोलूंगा, जैसे बिटकॉइन के लिए क्लियरली नंबर जो मेरा है, जो मैंने निकाला हुआ है, वो 10 से लेके 13 का देख रहा हूँ पंकज भाई। एंड स्पेशली जैसे अगर आप नए हो और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो ना, तो आई थिंक अभी जो ये फेज है, जिस फेज पे हम चल रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है। आप 12 महीने का, 13 महीने का अपना प्लान कर लो और उस अकॉर्डिंग डीसीए करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोअर बॉल पार्क अपना रख लो 10,000। एंड जैसा पंकज भाई ने बोला, बॉटम को ही प्रिडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है, मतलब कभी कभार लकी आप हो गए तो प्रिडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप बॉटम का वेट करने से बजाय, अभी मार्केट में इतनी हालत खराब है, आपको पता है चलो ठीक है 20% और नीचे चले जाएगा, तो उससे बढ़िया कि अपना डीसीए के ऑर्डर्स लगा लो, 17 पे लगा लो, 16 पे लगा लो, 15 पे लगा लो, 14 पे लगा लो, ऐसे करके चलते रहो, लेकिन अच्छी एवरेज प्राइस मिल जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आप बिटकॉइन का ले सकते हो, एंड उसी अकॉर्डिंग आप ऑल्ट्स में भी थोड़ा बहुत, अगर 20-30 जो भी आपको पर्सन लगे। लेकिन ऑल्ट्स का जैसे बताया, बेस्ट ये रहेगा व्हेन यू सी कि बिटकॉइन के अंदर पैसा आ रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है अच्छे तरीके से, मार्केट में हेल्दी चेंजेस दिख रहे हैं, और ऑल्ट्स एकदम डाउन पे हैं, मतलब दे आर नॉट मूविंग, वॉल्यूम एकदम जीरो डेड हो गया है, तब वो राइट। डीसीए करने का या बाय करने का टाइम। आह, मैं थोड़ा सा और जो है या डेफिनेटली पंकज भाई, या पूछने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आपसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है चीजों को ना। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम रेट निकालूं, ताकि जो लोगों को लगे, हमारे व्यूअर्स को लगे, हाँ भैया इस रेट के आसपास आएगा। व्हाट डू यू थिंक, इथेरियम गो डाउन टू $1,000 और बिलो, $1,000 से आई नीचे थिंक Ethereum आता है? आई थिंक अगर बिटकॉइन जो है 10 to 13 की रेंज में जाता है, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है जहां पर इथेरियम $1,000 के नीचे भी जा सकता है। एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप करना चाहोगे, क्योंकि इथेरियम के साथ अब ये और हो गया कि उसके नोड जो है, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव हो गया ना, तो उसको कंप्लायंट यहाँ पर होना पड़ रहा है। इसका मतलब कि अब सेंसरशिप होना इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है। आई थिंक उनका मेन मोड ये है कि वो भी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट कंप्लायंट होना चाहते हैं, ताकि हर कंट्री में उनको फटाफट ट्रेड सप्ताह। करने का सारी चीजें के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाए। तो आई थिंक वो उनका थोड़ा सा प्ले है, लेकिन उसमें थोड़ी सी फट वट कहीं पर आती है तो डाउनफॉल मिल जाएगा। लेकिन इथेरियम आई फील इट्स गोइंग टू बी देयर, सुपर कंप्यूटर चेन है यार, उसको आज तक इथेरियम क्लियर आगे खुद के लोग के चले गए यहाँ पर। तो इथेरियम इज नॉट,
या आई डोंट फील इथेरियम इज गोइंग एनीवेयर। फंड वगैरह आ सकते हैं, लेकिन वो फंड आएंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जहां पर अगर आप चाहो रिस्क अनुसार, स्वाद अनुसार इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो। स्वाद अनुसार अपना नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बीएनबी या की बात कर लेता हूँ। बीएनबी की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सचेंज हम्म के ऊपर देखो, आई डोंट बिलीव इन एक्सचेंजेस कॉइन, लेकिन बीएनबी ने जो करके दिखाया है शायद कोई और एक्सचेंज कर भी हम्म नहीं पाए, राइट। बहुत बार बुराई भी हम्म। होती है, बहुत सारे लोग उसको अच्छा भी समझते हैं। तो एडी भाई, मेरा ये कहना है कि व्हाट डू यू थिंक, बीएनबी या क्या बाइनेंस कभी खत्म हो सकता है जिस हिसाब से फंड है? क्योंकि ये लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर बाइनेंस खत्म नहीं होता तो अल्टीमेटली हमें पता है कि बीएनबी हम्म रिकवर कर जाएगा और चीजें अच्छी होंगी। आप इसका व्हाट डू, हम्म। व्हाट इज योर व्यू? सी आई थिंक सबसे पहले बीएनबी की हम बात करते हैं, तो बीएनबी और बाकी एक्सचेंज की टोकन के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो सबसे बड़ा है कि टोकन की जो उनकी चेन है उसके अराउंड जो इकोसिस्टम बना हुआ है। आज भी अगर आप इथेरियम के बाद देखोगे ना, तो एक्चुअल में जो ट्रांजैक्शन होते हैं और एप्लीकेशन है वो बाइनेंस चेन पे बहुत ज्यादा काफी आए हैं। अभी रिसेंटली पॉलीगॉन ने ट्रांजैक्शन में इतना सब कुछ होने का थोड़ा सा ओवरटेक किया उसको, तो वो एक काफी अच्छा आइडिया देता है कि बीएनबी के अंदर बहुत सारे अलग एप्लीकेशंस डेवलपर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम दैट इज देयर विद बीएनबी इज कि अभी इनके जो नोड्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हैं, मतलब बाइनेंस के लोग ही हैं, उनके नोन ही जो कंट्रोल करते हैं। किसी भी चेन के लिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है कि वो डिसेंट्रलाइज हो। अगर कल को कुछ बाइनेंस के साथ होता भी और चेन डिसेंट्रलाइज है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज माइकल सेलर है कल नहीं होगा, आज इलॉन है नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा अप डाउन चलता है लेकिन वो चलती रहती है अपनी चेन, किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बाइनेंस के अंदर भी अगर वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं वो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं किया और कुछ कल को एक्शन होता है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। आई फील पंकज भाई, बाइनेंस जब तक सॉल्वेंट है ना, जितने लोगों के एसेट्स होने चाहिए उतने पैसे इनके पास है, एडिशनल पैसे इनके पास है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन इनकी तरफ से कुछ कोई बड़ा गलती से टचवुड, मैं तो ये बोलूंगा टचवुड ऐसा नहीं हो, कल को कोई बहुत बड़ा हैक हो गया जिसमें बहुत बड़ा इनका लॉस हो जाता है, या कोई ऐसी चीज जहां पर ये सॉल्वेंट नहीं है, वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे हम एफटीएक्स का हमने एग्जांपल देखा, अभी तक थैंकफुली देख के तो चीजें ये लग रही है कि दे आर सॉल्वेंट एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, लाइसेंसेस वगैरह ले रहे हैं, बस उसी तरह से कंटिन्यूएशन आगे रहे। लेकिन एक चीज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि किसी को कभी भी ना भगवान मत बनाओ, सीजी बाइनेंस को भी भगवान मत बनाओ। आज की डेट में इनसे पहले बहुत सारे एक्सचेंजेस थे वो भी भगवान थे, उनके ओनर्स भी भगवान थे, अब वो कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर भी ठीक है, ट्रस्ट करो, ठीक है सारी चीजें, लेकिन इन दी एंड वेरीफाई, राइट। तो वही वाली इंपॉर्टेंट चीज है। बट कंपैरेटिवली जैसा भी पंकज भाई ने बोला, बीएनबी का जो एक यूज केस जो अच्छा जाता है वो इसके अराउंड जो इकोसिस्टम है वो है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट नीड्स टू बिकम डिसेंट्रलाइज अगर आगे सर्वाइव करना है, तब आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बेटर। आई फील हीट जो है बाइनेंस के ऊपर वो डेफिनेटली टर्न अप होने वाली है, क्योंकि अभी जो एफटीएक्स का पूरा केस हुआ है, और अभी सैम को अगर आप देखोगे ना, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डोनेशन ही हैज मेड टू बाइडेन, पॉलिटिकल पार्टीज में इतना कनेक्टेड है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स के पोस्ट देख लो, वो तो उसको अभी भी व्हाइट नाइट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन जो है ना वो एसबीएफ की तरफ है कि अच्छा उसका एक वो बना है। तो अब उसमें क्या करेंगे कि ऐसे टाइम पे अभी एसबीएफ जो है ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रहा है पंकज भाई कि इससे पूछेंगे कि तू हमको बाकी लोगों पे डर्ट दे, क्योंकि एसबीएफ बहुत डीप था इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो तू हमको बाकी लोगों के बारे में बता, कौन क्या गड़बड़ कर सकता है, किसने क्या किया, एंड उसमें केस बनाने की कोशिश करेंगे कि तेरी सेंटेंस वगैरह रिड्यूस कर दें। यही नॉर्मली होता है कि तू इंडस्ट्री का बंदा है, बता हमको, एंड इस बंदे को कितनी चीजें पता होंगी जो हमको, हमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो मेरे को लग रहा है कि अब उसमें चीजें आगे क्या आएंगी और वो कैसे प्ले आउट होती है, बट वो एक चीज है जिसपे वी कांट कमिट, टाइम आने पे पता चलेगा। तो यानी कि यही कहना था एडी भाई का भी इस चीज के अंदर कि देखो, भरोसा किसी पे मत करो, और अल्टीमेटली अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो नेवर कीप योर ऑल क्रिप्टो ऑन एक्सचेंजेस। और ये एक बहुत सही बात है और होना ही यही चाहिए। लेकिन हाँ, जब तक अगर बाइनेंस के पास में पैसा है तो सब कुछ ठीक हम्म है, ठीक है ना? नहीं हम्म। तो सब भगवान भरोसे है। या ठीक है। वही, अगर अगर सॉल्वेंट नहीं रहे तो फिर तो क्या प्रॉब्लम, वही वही चीज है। या एनीवे, पोल्का डॉट का व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? क्योंकि जिस हिसाब से ये गिरे जा रहा है तो क्या रिकवरी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको होल्ड करते हैं, और हम सब ज्यादातर लोग इस प्रोजेक्ट पे बिलीव भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। सी टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखेंगे ना पंकज भाई, तो पोल्का डॉट इज गुड, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। मतलब अगर आप गैविन वुड को देखेंगे तो इन्होंने तो एक्चुअल में इथीरियम की जो इथीरियम वर्चुअल मशीन है जो रन करती है इथीरियम ब्लॉकचेन, वो उन्होंने बनाई थी। सॉलिडिटी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो इन्होंने बनाई थी। तो ये जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट है पोल्का डॉट को लेके, आई थिंक इट्स गुड। लेकिन अभी क्या है कि मोस्टली क्रिप्टो में चक्कर पता है क्या है, टेक्नोलॉजी पे काम तो हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी क्रिप्टो को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो ट्रेड कर पाए। पैसा कमा। कितने लोग होंगे
पंकज भाई कितने लोग होंगे जो बताओ पोल्का डॉट को एक्चुअल में इकोसिस्टम यूज करते होंगे, यूज भी करते होंगे तो पोल्का डॉट के कॉइन को बाय करने के लिए, राइट? मतलब डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ कितना यूज करते हैं, ज्यादा हमारा जो यूज होता है वो हमारे फोन खोल के देख लो, वो एक्सचेंज की एप्लीकेशन होगी, एक कॉइन मार्केट कैप देख लिया ज्यादा से ज्यादा, है ना, और ट्रेडिंग व्यू देख लिया। तो आई थिंक मेन जो अभी टोकन प्राइस के अंदर हमको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो मार्केट सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मार्केट में अभी क्योंकि बिटकॉइन भी नीचे, मार्केट डाउन है, तो लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि टेक्नोलॉजी वाइज जो है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा है, बस ये है कि जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो इस तरह से बने जो आने वाले टाइम पे हमको उसका अडॉप्शन भी देखने को मिले। तो पोल्का डॉट आई थिंक अभी डेफिनेटली डाउन गया, हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट ऐसा रहा थोड़ा और 20% का करेक्शन है और डाउन जाए, लेकिन जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो वहां पर फिर जो ये टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ये भी वहां पर शाइन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये थोड़ी सी जो होती है, बस आपको ये रिकग्नाइज करना है कि एक्चुअल में बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ हवा में तो नहीं फेंक रहे हैं कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, और एक्चुअली में कुछ बन नहीं रहा है। वो रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट्स में होता है ना, बहुत बार होता है, तो उसका ध्यान रखना आप। तो वो है, एंड फिर आपको ये समझने के बाद जो आपको दिख जाता है, अपने लेवल्स देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं, और फिर आपको बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब जब हम्म। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कई लोग यही कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करो, ये करा करो, वो तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। ये तो रेगुलर चीज है। ये तो मैं भी बहुत सुनता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या हम ये सारे जो कॉइन्स हमने जो अभी डिस्कस किए हैं या जो आपने बताए हैं, इनका कभी ऑल टाइम हाई दोबारा देखेंगे? क्योंकि सबके मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऑल टाइम हाई क्या हम्म। इन सारे कॉइन्स का वापस देखने को मिलेगा? क्योंकि 2017 में मुझे याद आ रहा है हम्म। कई बार जब ऐसा हमने नीचे देखा, वो 4 साल जो बिताए थे ना, अच्छे अच्छे लोगों की हम्म। हालत खराब हो गई, तो कभी किसी ने सोचा नहीं। हम्म। और कई लोग उस लेवल तक पहुंचे नहीं, आधे बिटकॉइन तो, या इथेरियम डबल भी होता था तो लोग एग्जिट कर गए, ऑल टाइम हाई देखा ही नहीं। राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस टाइम क्या दोबारा ऑल टाइम हाई कभी बनाएंगे ये सारे कॉइन? आई थिंक लोगों की ग्रीड जो होती है ना पंकज भाई, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो अगर आप देखोगे ना, अगर नेक्स्ट टाइम भी बुल मार्केट आएगा तो उसके अंदर भी हमको नए ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलेशन, कि एसईसी की जो तलवार है और जो रेगुलेशन आ रही है वो कौन से कॉइन पे गिरती है। तो वो जो आउटकम है वो हमको 2023 में पता चल जाएगा, लेकिन जो भी ऑड्स यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे, जो ज्यादा यूएस में ट्रेड नहीं होते हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है, उनका आई फील डेफिनेटली हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, अगर वो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर कोई रेगुलेशन कोई चीज आती नहीं है, सिमिलरली इस तरह से रहती है, तो डेफिनेटली सारे के सारे कॉइन जो है नए ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। बुल मार्केट में तो होता है, बुल मार्केट में किसी भी कॉइन में आप डालो इतना पैसा होता है कि इट कीप्स ऑन मूविंग, तो वो नए हाइट्स पे चले जाएगा। लेकिन मेजरली ये है कि देखो आप इन्वेस्टमेंट करो ना, मैं तो हमेशा ये फील करता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो अपने ज्यादा, अगर आपने पैसा लगाया है तो ऐसे कॉइन्स में लगा दो जो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कहीं जाने वाले नहीं। जैसे बिटकॉइन में ज्यादा पैसा पार्क कर दिया, थोड़ा इथीरियम में कर दिया, एंड फिर थोड़ा सा पैसा लो, 5% ले लिया, 3% ले लिया, 6%, वो रिस्की कॉइन में डाल लो, एंड देन यू कैन, उसके साथ आप कर सकते हो ट्रेड। कुछ में डाला, कुछ ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, कुछ ने नहीं किया, अगर हुआ भी लॉस तो कम से कम आपको इंपैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजर चंक आपका बिटकॉइन और इथीरियम के अंदर कहीं ना कहीं है। तो आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। एंड जहां तक बात है ऑल टाइम हाई की, आई फील अच्छे कॉइन्स जो हैं अगर वो सर्वाइव करते हैं और सिक्योरिटीज के अंदर नहीं आते हैं, कोई लॉज किसी कंट्री के अंदर नहीं ब्रेक हो रहे हैं, स्पेशली यूएस के अंदर, तो उनका भी ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, स्पेशली अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे। इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। एडी भाई ने बहुत सही बात करी है, और मैं भी यही बोलता हूँ ज्यादातर वीडियोस के अंदर कि भैया जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपने 100% अपने पोर्टफोलियो का क्रिप्टो करेंसी में ही नहीं लगाना। आपका एक्सपोजर जो है ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, तो आपका एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा 10 मैक्सिमम 20% होना चाहिए, और उतना होना चाहिए समझ के चलो जीरो है, ताकि रिस्क अगर आपको लगे तो आपको रात को अच्छे से नींद आए। और यहाँ पर एडी भाई ने क्या अच्छी बात कही है, अगर आपके पास में 10% का एक्सपोजर है 100% क्रिप्टो के अंदर, तो उसके अंदर 70% जो, यानी कि आप कह लीजिए 70%, 10% का भी 70% बिटकॉइन इथीरियम जैसे कॉइन में होना चाहिए, बाकी जो है छोटे कॉइन में होना चाहिए, ताकि अगर मान लो वो जीरो भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉइन जीरो हुए हैं या उस लेवल पे हैं कि जीरो होने वाली कगार पे हैं, तो आपकी सेहत पे फाइनेंशियली ज्यादा असर ना पड़े। तो एडी भाई बहुत एग्जैक्टली। अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। उम्मीद करता हूँ यूजर्स को भी हमारे बहुत सारी चीजें काम की लगी होंगी और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और 2023 आप सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा हो, और आप सारे लोग जो है 2023 के अंदर खुश रहो, आबाद रहो।
थैंक यू सो मच पंकज भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू, टेक केयर।